बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन को हम कई लेसन्स में कवर करेंगे, तो ये एयर पोल्यूशन का लेसन नंबर 1 है और मैं हूँ आपका होस्ट उमर अहमद। टॉपिक में जाने से पहले आप अपने साथ नोटबुक और बॉल पॉइंट ज़रूर रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाएं। टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं जिससे आपको टॉपिक के बारे में आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कार्स एमिशन। इस डायग्राम को आप देख लें, फैक्ट्रीज से निकलने वाला बहुत ज़्यादा धुआं, और ये आप एक नज़र देख लें कि ये ट्रक कितना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चूँकि एयर पोल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, तो कुछ चीज़ों का हम स्लाइड्स में ज़िक्र करते हैं। और कुछ एयर पोल्यूशन तो ऐसा जनरल टॉपिक है जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को जो लेक्चर में बता दूं आप वही लिखा करें, आप अपनी तरफ से भी इस पर सर्च करें और अपने लिए बेहतरीन नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड है पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, liquid or gas, or any form of energy such as heat, sound or radioactivity to the environment। कोई भी ऐसी चीज़ अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, या एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा साउंड या एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट में शामिल हो जाए, लेकिन उसका शामिल हो जाना इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि addition to the environment at a rate faster than it can be dispersed, diluted, decomposed, recycled or stored in harmless form। तो इन substances का environment में ऐड होना pollution नहीं है, लेकिन अगर ये substances environment में इतनी तेज़ी से ऐड हो रहे हों कि environment में ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तब इनको हम पोल्यूशन कहेंगे। सिंपली वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट व्हिच मेक्स इट अनसूटेबल एंड अनहेल्दी टू द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में ऐड होना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मिजरेबल बना देते हैं, तो इसको कहते हैं पोल्यूशन। यहाँ पे चूंकि हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम सारी चीज़ें एयर से रिलेटेड करेंगे। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन के बारे में। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं पोल्यूशन की जिनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और उनका हम कोई तोड़ भी नहीं निकाल सकते, और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज होती हैं। तो पहले नेचुरल देख लेते हैं कि नेचुरल पोल्यूशन में एक वोल्केनोस है, डस्ट फ्रॉम विंड्स, ये तो आप सबको पता होगा, गैसेस रिलीज्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया या फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाएं तो उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया फंजाई के एक्शन से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक्सेस हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जिस तरह के हमने लास्ट लेसन में भी ये बात बताई थी कि दुनिया का टेम्परेचर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है ये भी इस पोल्यूशन का एक हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जो कि इंसानों की वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ऐड हो रही है वो कौन कौन से हैं।
Human actions are the major cause of pollution and we can do something to prevent it. Artificial pollution को बचाने के लिए या कम करने के लिए हम कुछ इक़दामात कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पोल्यूशन के सबसे बड़े या मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है मोटर कार्स एमिशन, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री स्मोक्स, प्लास्टिक्स और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपके जहन में आइडिया क्रिएट हो जाए। आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड to the number of people living in an area and the kinds of activities they are involved in. अगर एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, तो यकीनन उस एरिया में पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ से डिफरेंट पोल्यूशंस काज होती हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है कि दुनिया के वो सिटीज़ जो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड इन वन एरिया इज़ कैरीड इजीली बाय विंड्स, washed with rain and also react with other substances to form different type of pollutants. तो pollutants वो चीज़ें हैं जो कि pollutions काज करते हैं, तो pollution causing agents को pollutants कहा जाता है। pollutants में मसला ये है कि winds के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह travel कर सकते हैं, बारिश के पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके और किस्म के पोल्यूशंस को भी बना सकते हैं। अर्बनाइजेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का टॉपिक जो है वो हम अलग से वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे हम शॉर्टली और सिंपली ये कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड एरिया बन रही है, एक सिटी क्रिएट हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत हो रहा है, मोटर कार्स बहुत हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है। तो यह अर्बनाइजेशन में हम बेसिकली मेजर या बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ का हवाला दे सकते हैं कि वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दुनिया की वो सिटीज़ जो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में हम बात कर लेते हैं कि द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर ऑल्सो, कुछ और कॉजेज भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओपन फायर्स, ओपन फायर्स तो सब लोग जानते हैं कि लकड़ी वगैरह को अगर हम खुली फिजा में जला दें तो ये ओपन फायर्स हैं। पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनकी मेंटेनेंस सही नहीं की जाती, तो उनकी इंजन से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। पुअरली रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, अगर एक मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो और इंडस्ट्रीज को खुला छोड़ दिया जाए तो वो माहौल में इंतहाई ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस शामिल करते हैं, गैसेस की फॉर्म में, लिक्विड्स की फॉर्म में। जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं दुनिया में उन्होंने इसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाए हैं। डिफॉरेस्टेशन पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और फॉरेस्ट की कटिंग से माहौल में न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है जिसका जिक्र हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स में किया, बल्कि इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। जिन इलाकों में फॉरेस्ट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ की एयर या एटमॉस्फेयर वहाँ का नीट एंड क्लीन रहता है। एंड लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल, इसका मतलब ये है कि आवाम गरीब हैं या लोग गरीब हैं, वो ज़्यादा सफाई वाली चीज़ों को
अडॉप्ट नहीं कर सकते और वो अपनी गुर्बत की वजह से ऐसे इक़दामात नहीं ले सकते जिसकी वजह से माहौल को साफ रखा जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आर्टिफिशियल पोल्यूशन को कॉज करने की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि पोल्यूटेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और इन कैटेगरीज को हम फिर वन बाय वन भी डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम नेम्स देख लेते हैं कि दो बेसिक टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इस आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और इसके बाद एयर पोल्यूशन का जो लेसन नंबर 2 आएगा उसमें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। दीज आर सब्सटेंसेस that are directly released into the atmosphere in their unmodified forms, यानी कि पोल्यूटेंट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ऐड हो गया, वो जिस शक्ल में भी है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट माहौल में ऐड होने के बाद किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके दूसरे पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको फिर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहेंगे। वो हम लेसन नंबर 2 में डिस्क्राइब करेंगे। अब हम मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स। ये 5 किस्म के मेन कैटेगरीज हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के। अब हम एक एक करके इनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि ये डिफरेंट पोल्यूटेंट्स कौन कौन से सोर्सेस से निकलते हैं। अच्छा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि ये किस तरह से बनता है। Substances which contain high quantity of carbon such as coal, petrol, natural gas, when burned in an environment which has low oxygen concentration, carbon monoxide is produced. अगर हम किसी भी चीज को जलाएं ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इट्स सिंगल लार्जेस्ट सोर्स इज द ऑटोमोबाइल्स। तो मोटर कार्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा करने का बहुत बड़ा सोर्स है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये बात जहन में रखें कि हम डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के हवाले से मोटर कार्स का हवाला देंगे कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल्स जो हैं वो ज्यादातर पोल्यूटेंट्स को जन्म देते हैं। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस है? यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज डेंजरस बिकॉज इट कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन इन ब्लड एंड मेक्स द हेमोग्लोबिन लेस एबल टू कैरी ऑक्सीजन। अच्छा, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है एनवायरनमेंट में तो ये हमारे ब्लड में जाकर हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और जब ये हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके बाद हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सही तरह कैरी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। Several hours of exposure to air containing only 0.001% of carbon monoxide can cause death. अगर कई घंटों के लिए एक बंदा कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपोज हो तो उसका हेमोग्लोबिन इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना देगा कि ऑक्सीजन की इंतहाई कमी वाक़या हो जाएगी बॉडी में और बंदे की डेथ हो सकती है। The amount of carbon monoxide produced in heavy traffic can cause headache, drowsiness and blurred vision. तो सर का दर्द, ड्राउजीनेस मीन्स कि इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त फील कर रहा हो और ब्लर्ड विजन, आंखों से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ नुकसानात हैं ह्यूमंस के लिए।
बेसिकली जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो कि पोल्यूशन के बीच में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन बीमारियों के। अ स्मोकर डायरेक्टली इनहेल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्टली इनहेल कर रहे होते हैं, और यही चीज़ उनकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता से डिफरेंट डिफेक्ट्स को जन्म देती है। अच्छा, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में नंबर 2 पे हम देख लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होते हैं पार्टिकुलेट मैटर? It consists of tiny solid particles and liquid droplets dispersed in the area atmosphere. Particulate matter में दो किस्म की चीज़ें शामिल हैं, solid particles और liquid droplets। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? तो solid particles में हम बात कर लेते हैं डस्ट के हवाले से, जो कि winds, रोड्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह के नतीजे में बहुत ज़्यादा डस्ट पैदा होती है। स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि फायर्स जहाँ पर भी लगते हैं वहाँ से स्मोक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको भी हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और पोल्यूशन का एक जरिया है। डैमेज, इनकी वजह से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं? They can settle inside the lungs and accumulate so that the ability of lungs to exchange gases is reduced. ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी एक्सचेंज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करने वाली कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है। द मेजर सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट इमिशंस इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, power plants, manufacturing processes, fossil fuels, residential heating systems, gasoline powered vehicles। अच्छा, तो पार्टिकुलेट मैटर की बड़ी बड़ी सोर्सेस कौन कौन सी हैं? फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट्स का मतलब ये है कि ऐसे पावर प्लांट्स जो कि बिजली की जनरेशन करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। फॉसिल फ्यूल रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम, बहुत सारे ममालिक में इंतहाई ठंड होती है और वहाँ पे एक हीटिंग सिस्टम कॉलोनीज में फिक्स किया जाता है, जिसकी बदौलत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में या इंडस्ट्री के अंदर एक हीटिंग मैकेनिज्म जनरेट किया जाता है ताकि सर्दी में लोग इजीली अपने काम कर सकें। तो ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में या इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर, ऑफिसेस के अंदर ये हीटिंग सिस्टम लगाई जाती है। गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स मीन पेट्रोल वगैरह पर चलने वाली गाड़ियाँ। नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर आल्सो पार्टिकुलेट्स। तो ऊपर हमने जिक्र किया कि पार्टिकुलेट्स दो किस्म के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो नीचे लाइन में हमने लिक्विड ड्रॉपलेट्स या लिक्विड पार्टिकुलेट मैटर के हवाले दिए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स में यूज़ होते हैं और ये भी पार्टिकुलेट मैटर हैं। इनमें से अक्सर वोलेटाइल भी होते हैं और एयर में शामिल होते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड की तरफ आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर होता है, उनकी बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ कोल, ऑयल एंड मेक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सल्फर ना सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स में होता है जैसे कि कोल और ऑयल में, बल्कि सल्फर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स वगैरह का भी एक अहम हिस्सा बनाते हैं। 70% सल्फर इज रिलीज्ड ड्यू टू कोल ड्रिवन पावर प्लांट्स। बहुत सारे ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो कि कोयले से बिजली जनरेट करते हैं और हमारा करीबी मुल्क चीन भी बहुत ज्यादा बिजली कोल बर्निंग से पैदा करता है। तो सल्फर का बहुत ज्यादा
बहुत मेजर सोर्स जो है वो कोल बर्निंग है। डैमेजेस कौन कौन सी कॉज करता है? इट डैमेजेस द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड कैन एग्रावेट एस्थमा। एस्थमा एक सांस वाली बीमारी है जिसमें इंसान की एबिलिटी कि वो लंबी सांसें ले सकता हो, तो ये एबिलिटी उसकी कम हो जाती है, लंग्स में लचक वगैरह कम हो जाती है, तो वो इजीली सांस नहीं ले पाता। तो सल्फर डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में इंक्लूजन से एस्थमा की प्रॉब्लम्स एग्रावेट मीन्स ज़्यादा हो सकती हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स एंड रिजल्ट्स इन एसिड रेन। एसिड रेन का टॉपिक हम इंशाल्लाह इसी एयर पोल्यूशन में आगे लेसन्स में कवर करेंगे कि एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली मुख्तलिफ गैसेस होती हैं जो कि बारिश के कतरों के साथ मिलकर एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका जिक्र हम अलग से सेपरेट टॉपिक में भी करेंगे। अब हम 4th नंबर पे आ जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। They are produced by the burning of fossil fuels. Two different forms of nitrogen oxides are nitrogen monoxide and nitrogen dioxide. It is reddish brown in color and it reduces visibility of the air. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स काज करती हैं, लेकिन ये एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस है जो कि एनवायरनमेंट में विजिबिलिटी को कम से कम कर देता है और इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज में इसका क्लियरली मुशाहिदा किया जा सकता है कि एनवायरनमेंट की विजिबिलिटी कम होती है, दूर दूर तक चीजें क्लियर नजर नहीं आती। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश के बाद एटमॉस्फेयर इंतहाई क्लीन हो जाती है और दूर पहाड़ वगैरह भी क्लियर नजर आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये सारे पार्टिकुलेट्स या पोल्यूटेंट्स वगैरह रेन की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और एनवायरनमेंट की विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। Automobiles produce 35% of nitrogen oxides. अब हम 5th नंबर पे कुछ हैजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि वो भी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में शामिल हैं। Hundreds of other dangerous chemical compounds that can cause harm to human health or damage the environment are either purposely or accidentally released into the air. These are called hazardous air pollutants, such as pesticides and insecticides. तो फसलों पर मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट्स वगैरह को मारने के लिए या घरों में मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम लोग जो स्प्रे वगैरह या केमिकल्स यूज करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगरचे हम उसका डायरेक्ट असर नहीं देख सकते, लेकिन ये चीज़ें एटमॉस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होती हैं और डेफिनेटली एटमॉस्फेयर की क्वालिटी या एयर की क्वालिटी इन चीज़ों की वजह से कमज़ोर हो रही है। और आजकल ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत इजीली डिजीज़ेस का शिकार हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट हर तरह से पोल्यूटेड है और एनवायरनमेंट हेल्थ को प्रमोट नहीं करता बल्कि डिजीज़ेस को प्रमोट करता है। इसी के साथ हम आज का लेसन एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आइडिया हुआ होगा एयर पोल्यूशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द